हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, जिसके पार्ट 1 में वी डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इज़ कंप्राइज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर फॉर द स्टोरेज ऑफ यूरिन एंड यूरेथ्रा फॉर पासिंग द यूरिन। एंड हमने किडनी की स्ट्रक्चर एकदम डिटेल में देख लिया था। And then we discussed about the structural and functional unit of kidney, which is the nephron and type of nephron. तो ये सभी टॉपिक्स हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिया साइकिल एंड यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो आपका ये जो यूरिन फॉर्मेशन है, इसको समझने के लिए आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए। तो जिन लोगों ने वो देख लिया है लेक्चर प्रीवियस वाला, उनको तो समझ आ जाएगा, बट जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वापस से समझा देती हूँ, या फिर अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन है ना, जैसे ये आपकी किडनी है, तो किडनी का जो बाहर वाला पार्ट है वो कॉर्टेक्स है, जो अंदर वाला पार्ट है होता है वो मेड्यूला है। मेड्यूला में बहुत सारे ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है, इन मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका मालपिगियन बॉडी, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। मालपिगियन बॉडी दो चीज़ों से बनी हुई होती है, एक होता है आपका कप लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ द बोमेंस कैप्सूल, और दूसरा होता है आपका ग्लोमेरुलस, जो आपके एफरेंट आर्टीरियोल एंड इफरेंट आर्टीरियोल की कैपिलरीज होते हैं, उनको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब इस मालपिगियन बॉडी के प्रॉक्सिमिटी में जो रीनल ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये पीसीटी आगे चल के एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले। ठीक है, फिर ये लूप ऑफ हेनले का पार्ट नीचे की तरफ जा रहा होगा उसको बोलेंगे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा उसको बोलेंगे हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। मालपिगियन बॉडी से दूर जो रेनल ट्यूबुलर पार्ट होगा उसको बोलते हैं हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल विच ओपन्स इनटू योर कलेक्टिंग डक्ट या फिर कंडक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। सो दिस वॉज योर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं हम आपकी यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल आपके जो लीवर सेल्स होते हैं ना, उनमें होता है, इसको ऑर्निथिन साइकिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज ये जो आप इस पूरी स्लाइड को, एक स्लाइड को सपोज करो कि आपके लीवर का एक सेल है और उस लिवर सेल का ये माइटोकॉन्ड्रिया है एंड ये आपका पूरा साइटोसोल है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि आपके लिवर सेल में बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उनसे प्रोड्यूस होता है आपका अमोनिया। अब एक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बना देता है आपका कार्बोमोइल फॉस्फेट बाय यूटिलाइजिंग 2 एटीपी, and this reaction is catalyzed by कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ओके, अब ये कार्बोमोइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ कंबाइन करके बनाता है आपका सिट्रोलिन, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। अब ये जो सिट्रोलिन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हुआ है, ये ट्रांसलोकेट हो जाता है साइटोसोल में। यहाँ पर सिट्रोलिन एस्पार्टेट के साथ कंबाइन करके बनाता है आर्जिनिनो सक्सिनेट बाय यूटिलाइजिंग 1 एटीपी in the presence of argininosuccinate synthase enzyme. Now argininosuccinate टूट जाता है यानी क्लीव हो जाता है दो पार्ट में, विच इज फ्यूमरेट एंड आर्जिनेट, and this reaction is catalyzed by argininosuccinate lyase enzyme. Now arginine combines with now arginine cleaves into ornithine and urea by combining with one molecule of water, and this reaction is catalyzed by arginase enzyme. Now this ornithine is used further in the ornithine cycle, and the urea goes into our bloodstream for the formation of urine. Okay, so this was your urea cycle. तो इसको मैंने यहाँ पे आपके पूरे नोट्स में भी लिख दिया है। बेसिकली इसके 5 स्टेप्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन, एंड देन सिंथेसिस ऑफ argininosuccinate, the formation of arginine and fumarate, and then the production of urea and ऑर्निथिन। ठीक है, तो ये सभी ये पूरा पढ़ लेना अच्छे से। ये नोट्स मैंने इसलिए दिए, कभी आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो उनमें ये सारे नोट्स काम आ जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है थेरेटिकल एग्ज़ाम्स में।
ना। तो यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन किया है वही इधर पे लिखा हुआ है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम आपका फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सो बेसिकली आपकी 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। फर्स्ट इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, यानी कि जब भी हम रीअब्जॉर्प्शन वर्ड यूज़ करेंगे तो उसमें क्या हो रहा होगा कि ये जो आपकी इफरेंट क्या आर्टीरियोल निकल रही थी, ठीक है, ये यहाँ पे आपकी जो आप फर्दर जो रीनल ट्यूब्यूल्स के साथ साथ में पैरेलली चलती हैं ना, ठीक है, वासा रेक्टा वगैरह बनाती हैं। तो क्या होता है कि इस कैपिलरी में जो चीज़ें ना, ट्यूब्यूल से कैपिलरी में अगर कोई चीज़ जा रहा होगा, आयंस या फिर वाटर, अमोनिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कुछ भी जो आपके ट्यूब्यूल से यहाँ पे जा रहा होगा, कैपिलरीज में जा रहा होगा, तो उसको बोलेंगे हम रीएब्जॉर्प्शन। और अगर हम बोलेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो यानी कि कुछ ना कुछ आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में एंटर कर रहा होगा, ठीक है। सो ये है आपका रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो इन दोनों वर्ड्स को ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं हम अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है एक, यहाँ पे जो कैपिलरीज बन रही थी ना, ये इफरेंट आर्टीरियल और इफरेंट आर्टीरियल मिलके जो कैपिलरीज बना रही थी, इसके हेल्प के थ्रू ही आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो इफरेंट आर्टीरियल होती है उसका डायमीटर होता है ज़्यादा, ठीक है, और आपकी जो इफरेंट आर्टीरियल होती है उसका डायमीटर होता है कम, ठीक है। द इफरेंट आर्टीरियल इज नैरोअर, ठीक है, या ये क्या होती है, ये नैरो होती है एज कम्पेयर टू द एफरेंट आर्टीरियल, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, आप सोचो कि जहाँ से ब्लड आ रहा है उसका डायमीटर ज़्यादा, यानी कि ब्लड आ रहा है ज़्यादा और निकल रहा है कम। तो ऐसे में क्या होगा कि एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, विच इज़ अराउंड 55 mmHg, ठीक है। सो द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो गया आपका 55 mmHg, ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि आपकी आर्टेरियोल्स के डायमीटर में डिफरेंस था, ठीक है। इसके अलावा इस हाइड्रोस्टैटिक ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अगेंस्ट दो प्रेशर और भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो होता है आपका ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, विच इज़ अराउंड 30 mmHg, ठीक है। सो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका वो अराउंड है 30 mmHg, ठीक है। और ये प्रेशर सिक्रीट जो प्रेशर ये ना आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स जनरेट करता है। उसके बाद में एक और प्रेशर इसके अगेंस्ट होता है जो उसको बोलते हैं कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ठीक है, विच इज़ अराउंड 15 mmHg, ओके। सो ये 3 तरह के प्रेशर हो गए। तो एक प्रेशर तो आपका 55 mmHg है और दो प्रेशर इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो नेट प्रेशर निकल के आता है वो 10 mmHg आता है ना, क्योंकि 50 चल रहा था इस डायरेक्शन में और 30 mm और 15 mmHg इसके ऑपोजिट में हो रहे थे। तो इस इक्वेशन से आपको पता लग गया होगा कि नेट प्रेशर जो है 10 mmHg है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इतने प्रेशर से आपका जो ब्लड आ रहा था वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड इज फिल्टर्ड विद द प्रेशर ऑफ 10 mmHg इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वाटर और जो बाकी के स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो बहुत आसानी से रेडिली, मतलब बहुत आसानी से जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं वहाँ से पास हो जाती हैं, ठीक है, आगे यानी कि ट्यूबुलर वाले पार्ट में पहुँच जाती है। लेकिन जो आपके ब्लड सेल्स हैं यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन्स और बाकी के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं
वो इतने लार्ज होते हैं कि वो जो आपकी फ़िल्ट्रेशन स्लिट बनी थी ना, फ़िल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनी थी, वहाँ से पास ही नहीं हो पाते, ठीक है? तो वो कैपिलरीज़ के अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है? तो जो आपका फ़िल्ट्रेट बन के आया, ठीक है? उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है, ग्लूकोज़ होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको नेफ्राइटिक या फिर ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है? तो आपका एक दिन में, ठीक है, एक दिन में लगभग 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट बनता है दोनों किडनी को मिला के, ठीक है? दोनों किडनी को मिला के लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, बट ऑब्वियसली सारा का सारा आपकी बॉडी से निकलता नहीं है, ये सब रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें तो हम अभी आगे जब काउंटर करंट मैकेनिज्म वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? यानी कि लगभग 125 ml हर मिनट में फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है? और इसको बोलते हैं हम अपना GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनीज each minute is called as the GFR, glomerular filtration rate, which is around 180 ml per day or 125 ml per minute. ओके, चलो अब इस चीज़ को डायग्राम से भी समझ लेते हैं, ठीक है? सो ये जो मोटा वाला आर्टरी है, ठीक है, ये आपकी एफरेंट है, और ये जो पतली वाली है ये इफरेंट है, ठीक है? इनकी वजह से प्रेशर जनरेट हुआ, जिसको बोलेंगे हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 55 mmHg, ठीक है? इनके अगेंस्ट दो प्रेशर काम कर रहे होंगे, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर 30 mmHg एंड तीसरा कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो 15 mmHg। नेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया हमारा 10 mmHg, ठीक है? नेट प्रेशर हो गया 10 mmHg, और तो इतने प्रेशर से हमारा जो फिल्ट्रेट है वो सारा बाहर आ जाता है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैपिलरीज में रह जाते हैं, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे एज अ फिल्ट्रेट बाहर आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम नेफ्रेटिक फिल्ट्रेट, ठीक है? विच इज़ अराउंड 125 ml पर मिनट एंड 180 लीटर पर डे, ठीक है? ये हो गया। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप था वो था ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है? तो इस पार्ट को भी हम यहाँ डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये सब जो यहाँ लिखा है उसी को मैंने एज अ डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, आपके जो पीसीटी होंगे, पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है? यानी कि 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो पीसीटी से ही रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे दो तरह का रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक एक्टिव भी होता है, एक पैसिव होता है। तो ज़्यादातर जो आपके रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है वो एक्टिव ही होता है, ठीक है? बट पीसीटी में ग्लूकोज, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सम न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, अमीनो एसिड्स, ये सब जो है एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है? एंड कार्बोनेट आयन, यानी कि जो नेगेटिव आयंस है, और यूरिया, ये सब पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है? यूरिया तो आपका पैसिवली ही रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है? फिर आता है आपका, ये हो गया पीसीटी, ठीक है? फिर आता है आपका ये वाला पार्ट, लूप ऑफ हेनले, ठीक है? अब लूप ऑफ हेनले में ना एज सच बहुत ज़्यादा कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है? इसका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है ना, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, ठीक है? मतलब यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है भर भर के, यहाँ से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है? बट जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये इट इज़ नियरली इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब पूरी तरह से नहीं बट नियरली इम्परमिएबल होती है, ठीक है? ये लाइंस एनसीईआरटी की, ये आपको बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज मैं इसीलिए कर रही हूँ, ठीक है? तो ऐसा जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आता जाता है वैसे वैसे जो फिल्ट्रेट है ना आपका वो कंसनट्रेट होता जाता है, ठीक है?
विच इज़ अराउंड, अगर एकदम मैं मैक्सिमम कंसनट्रेशन की बात करूँ तो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। अब यही जो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये क्या होता है, ये उसका डिसेंडिंग का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो परमिएबल है, लेकिन वाटर के लिए एकदम इम्परमिएबल है, बिल्कुल भी वाटर की परमिएबिलिटी ज़ीरो है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे जैसे फिल्ट्रेट यहाँ ऊपर जाता जाता है, वैसे वैसे फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। ओके, अब फिल्ट्रेट आएगा आपका डीसीटी वाले पार्ट में। ठीक है, डीसीटी में क्या होता है कि नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी तरह का मतलब डायरिया वाली कंडीशन आ जाती है ना, आपकी बॉडी से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉस हो चुका है, तो उस कंडीशन में डीसीटी रिजॉर्प्शन कराती है। और ये कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एडीएच, एल्डोस्टेरॉन, इन दोनों हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। तो जो एडीएच होता है उसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हार्मोन आपके डीसीटी पे एक्ट करता है और वाटर का रिजॉर्प्शन कराता है। ठीक है, और प्रिवेंट करता है डायूरेसिस वाली कंडीशन को। और दूसरा हार्मोन एल्डोस्टेरॉन है, जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं इसको। ये आपके सोडियम आयंस के रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, एंड देन आपका आगे लास्ट कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब। ठीक है, वाटर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, और यूरिया का भी यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होता है। ये हो गया आपका रीअब्सॉर्प्शन वाला पार्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, तो जो आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन है ना, इसमें तो एज सच बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ध्यान रखना है आपको। पीसीटी और डीसीटी से अमोनिया यानी NH3, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, इनका सिक्रेशन होता है आपके पीसीटी एंड डीसीटी वाले पार्ट से। एंड जो कलेक्टिंग डक्ट है आपका, वहाँ से सिर्फ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन होता है, अमोनिया का नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हो गया, एक चीज़ और आपसे पूछ ली जाती है कि आपके जो यूरिन है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, तो वो होता है आपका 96% उसमें वाटर होता है, 2% यूरिया होती है इसमें, यूरिक एसिड, क्रिएटिन एंड पिगमेंट्स, ये सब मिला के 0.3% होता है, एंड 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होता है। ठीक है, सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिया। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी है, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि यूरिन इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या, कि यूरिन कंसनट्रेटेड होती है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो यानी कि यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है, जिसको बोलते हैं हम काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 2 टॉपिक होने वाला है, काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड मैकेनिज्म ऑफ मैच्योरेशन। ओके, सो तब तक यहीं पे एंड करते हैं इस लेक्चर को। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।